देखिए जो है, हम आपके साथ एसएसजे, एपीओ, एचजीएस इसकी तैयारी काफी समय से कराते आ रहे हैं। आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम जो है वो है अग्रिम जमानत, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं इसको। अब एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है या अग्रिम जमानत क्या है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो है। देखिए जो है, हमारा सेंटर जो है आई स्टडी सर्किल जो है आपके जुडिशल सर्विस ISPCS यूजीसी नेट इसको समर्पित कोचिंग संस्थान है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है, जो पहला जो टॉपिक हमारा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो है अग्रिम जमानत या कह सकते हैं हम एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए अग्रिम अग्रिम जमानत जो है अत्यधिक प्रचलित शब्द है। इसे हम जो है प्रत्याशित या आशित, यानी कि प्रत्याशित या आशित जमानत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। थोड़ा सा देखिए जो है, अग्रिम जमानत जो कहते हैं जो है एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार करने की जो शक्ति है केवल सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। यानी कि जो है अग्रिम जमानत जो है कौन दे सकता है, किसको शक्ति है, वो हमारा सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब देखिए जो है यह एक साधारण शक्ति है, यानी असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग अपवादिक मामले में किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि देखिए जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है मतलब जो है एक असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग अपवादिक मामलों में या परिस्थिति में किए जाने की अपेक्षा की जाती है। अब देखिए जो है दंड प्रक्रिया संहिता या फिर हम कहते हैं BNS में इसका प्रावधान है। अब दंड प्रक्रिया संहिता में 438 में जो है अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान किया गया था। अब इसको जो है BNS में भी प्रदान किया गया है। अब देखिए इसमें जो है क्या है कि मतलब देखिए आप जो है, जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में ऐसा निर्देश जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की दशा में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए और न्यायालय अन्य सभी बातों के साथ साथ कुछ बातें को ध्यान में रखते हुए या तो प्रार्थना पत्र को तत्काल निरस्त कर सकेगा या फिर अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु एक अंतरिम आदेश पास कर सकेगा। अब देखिए इस बात तो इनमें ये बात ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मतलब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जिसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की आशंका हो, या कह सकते हैं ऐसे आवेदन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में किया जा सकेगा। अब आवेदक को गिरफ्तारी का डर या भय होना मात्र पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके पास यह विश्वास करने का युक्त कारण होना चाहिए कि उसे किसी भी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अभिप्राय यह हुआ कि मतलब यह है मात्र गिरफ्तारी के भय के आधार पर अग्रिम जमानत के आदेश नहीं दिया जा सकता, इसके लिए युक्त कारण होना चाहिए या अपेक्षित है। अब देखिए अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि मतलब है आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त आवेदक का पूर्ण वृत्तांत, आवेदक के भाग जाने की संभावना तथा आरोप मिथ्या तो नहीं है या झूठा तो नहीं है। अब देखिए अग्रिम जमानत के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अब शर्तें क्या है देखिए आप जो है,
यह मतलब देखिए आप जो है यह है कि आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय समय पर उपस्थित होता रहेगा। एक बात तो यह, दूसरी बात क्या है कि आवेदक द्वारा ही साक्ष्यों को तोड़ने के लिए उन्हें उत्प्रेषण या धमकी या वचन नहीं दिया जाएगा। और यह कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। चौथी बात यह है कि आवेदक किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे। अब देखिए जो है भारत छोड़कर विशेष जाने का पर्याप्त कारण होने के अपेक्षित मात्र इस आधार पर भारत छोड़कर विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह विदेशी में हिंदू प्रचार करना चाहता है या फिर चिकित्सा कराना चाहता है। अब देखो किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर अग्रिम जमानत के आदेश को निरस्त किया जा सकेगा या किया जा सकता है। अब देखिए जो है इसी में क्या है, निरस्त करने से पहले देखिए आप जो है अभियोजन पक्ष का भी सुना जाना है। अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र कोई पारित करने के पूर्व अभियोजन को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना भी जरूरी है या अपेक्षित है। अब देखिए जो है यहां पर देखिए मतलब आदेश का स्पष्ट एवं कारण युक्त होना, मतलब देखिए अग्रिम जमानत का आदेश कारण सहित होना चाहिए, यानी कि कोरा ब्लैंकेट या ब्लैंक आदेश मात्र नहीं है। यह सीमित अवधि के लिए होना चाहिए और असीमित अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें केस है स्टेट बनाम महाराष्ट्र, यानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद साबित हुसैन मोहम्मद के मामले में देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अग्रिम जमानत का जो प्रार्थना पत्र है स्वीकार किए जाने के कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अब देखिए अग्रिम जमानत कब नहीं ली जानी चाहिए, यानी अग्रिम जमानत कब नहीं ली जानी चाहिए। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अग्रिम जमानत अनुदत्त की शक्ति एक साधारण शक्ति है, अतः इसका प्रयोग अपवादिक मामले में ही किया जाना चाहिए। अब देखिए दहेज हत्या के मामले में अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने की अनुशंसा की है। अगर कोई कार्य दहेज मृत्यु के अंतर्गत है तो उसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकेगी। दूसरी बात देखिए 37 करोड़ से जुड़ा फेरा के मामले में अग्रिम जमानत नहीं लिए जाने का आदेश दिया गया। दूसरी बात देखिए अनुसूचित जाति जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की परिधि में आने वाले मामलों में अग्रिम जमानत नहीं लिए जाने का संवैधानिक ठहराया गया है। इस प्रकार देखिए 2 करोड़ के कपट के मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने को उचित नहीं माना गया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। अग्रिम जमानत का जो उद्देश्य है देखिए वस्तुतः अग्रिम जमानत का जो मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग यानी अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस को रोकना है। यह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करता है जो निर्दोष हो, तुच्छ आरोपों का दोषी हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी रंजिश या प्रतिशोध का शिकार है या फिर अपमानित किए जाने का षड्यंत्र का शिकार आदि के वक्त है। देखिए मैंने आपको देखिए पूरा का पूरा आपको एंटीसिपेटरी बेल क्या है, क्या शर्तें है, क्या कंडीशन है, क्या केस लॉ है और इसका उद्देश्य क्या है, ये मैं डिस्कस किया आपके साथ। देखिए जो है आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे। देखिए इसी के साथ हमने जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ के बैच भी शुरू कर रखे हैं। वो भी हम जो है आपको टाइमली है टॉपिक वाइज टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसमें इतना ही कुछ